Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today, as we all know, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कोडिंग, जैसे कि हम कैसे कोई डेटा को इनपुट लेते हैं, कैसे कोई भी फाइल या रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस करते हैं, और ये सब हम विथ पाइथन लैंग्वेज सीखेंगे, और साथ ही साथ एक आर लैंग्वेज का भी आइडिया लेते हुए चलेंगे। और हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम डेटा प्रिपेयर करते हैं, उसमें वेरियस अलग अलग एसोसिएशन रूल टेक्निक्स एंड अलग अलग जो भी हम लोग टेक्निक्स लगाएंगे, लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, फॉर प्रॉपर डेटा प्रोडक्शन, डेटा रिग्रेशन। एंड so let's start. Let me just share the screen first. Okay, so here this today this was a data science assignment, so let's just start it. Basics of coding R Python. In this presentation, we are going to explore the fundamentals of coding in R and Python by various techniques, like हम कैसे comments use कर रहे हैं, कैसे commands को execute कर रहे हैं, पैकेजेस कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, और वेरियस अदर थिंग्स, सब कुछ हम देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम जो मैंने कोडिंग कर रखी है, हमारे कोड्स भी देखेंगे, उन्हें रन करके देखेंगे कि हमने जो भी हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया। So, यूजिंग कमेंट्स, तो कमेंट्स जो है पाइथन, उसमें बहुत एसेंशियल होते हैं डॉक्यूमेंटिंग के लिए। ठीक है, तो हम हमारे कोड्स को दूसरों को मोर अंडरस्टैंडेबल बनाएं, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, कमेंट्स करना मतलब हमें वो वाले पार्ट्स को हाइड करना जो कि हम कोड में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, पर यस, उन्हें लिखने से हमें कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एक रीडर को जो वो कोड रीड करने वाला है, या तुम्हें जो कोड लिख रहा है, उसे बाद में कुछ चीज अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो कमेंट्स हम कैसे देते हैं, बाय जस्ट पुटिंग द हैशटैग सिंबल पाइथन में और पाउंड सिंबल इन आर। ठीक है, तो ऐसे करके हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिंग कमांड्स, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं कोई भी कमांड्स, हम सिंपली रन बटन को यूज करते हैं, या फिर कोई भी शॉर्टकट की जो एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वर्चुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हैं, तो वहां पे हम एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ शॉर्टकट की अलग है, यहाँ पे अलग है, कंट्रोल+R दबाते हैं। ठीक, सो अलग अलग बटन होती है। हम गूगल कोलैब पे कर रहे हैं, तो जस्ट वहां पे एक प्रेस बटन होती है एंटर सेल्स की, हम वो प्रेस करके हमारे जो भी कोड्स हैं उसको रन कर सकते हैं। और ऐसे जैसे ही हमने वो रन बटन क्लिक किया, हमारा प्रोग्राम या जो भी कोड है हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जीक्यूट एज एन जो भी हमने लिखा है वो प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, जो जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सब वो रन करेगा एक एक। नेक्स्ट इज इंपोर्टिंग पैकेजेस। इंपोर्टिंग पैकेजेस मींस कि हम कोई भी पैकेज को इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं अपने पाइथन कोड में। हमारे पास पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, जिसमें उन्होंने मोस्टली सारी चीजों को कवर किया। सो वाइल राइटिंग द प्रोग्राम हम उन्हें इंपोर्ट कैसे करते हैं, जस्ट हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ्स, तो अब जो भी मैथ्स की लाइब्रेरी है, जब भी हमें कोई भी मैथ्स की मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह और जो भी सॉल्व करना है, तो हम वो उस लाइब्रेरी का यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पांडा लाइब्रेरी इंस्टॉल करी और भी इंपोर्ट करी, एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, और लाइब्रेरी फंक्शन का हम आर में इंपोर्ट कर सकते हैं पैकेजेस को, अलग अलग पैकेजेस जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, गेटिंग डेटा इनटू, ओके, इट इज ऑल्सो गेटिंग डेटा इनटू पाइथन और आर में हम कैसे कोई भी डेटा को लेते हैं, लेना यानी इनपुट करवाना है ना, हम कोई यूजर से कैसे इनपुट ले रहे हैं हमारे डेटा का। सो आर मेक्स इट इजी टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे कि CSV फाइल्स, एसक्यूएल डेटाबेस, या फिर इवन वेब स्क्रैपिंग, जैसे कि हमने फंक्शंस यूज किया read.csv। CSV, व्हाट डज इट मीन? CSV इज नथिंग बट एक कोई भी डेटा सेट या डेटा फाइल जो कि हमारा किस फॉर्मेट में है, जस्ट टेबल फॉर्मेट में नहीं है। हाँ, वो पूरा रहेगा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में कि हाँ, दिस इज नेम कॉमा, दिस इज क्लास, दिस इज कॉमा रोल नंबर, कॉमा फोन नंबर, कॉमा एड्रेस,
इस फॉर्मेट में रहेगा तो ये एक तरीके से क्या करेगा, मेमोरी भी कम यूज करेगा, ठीक है, और इजीली मैनेजेबल रहता है फाइल यहाँ से वहां किसी भी अदर डिवाइसेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस सीएसवी फाइल्स की मदद से कोई भी वो डेटा को ले सकता है। हमने जैसे ही लिखा डीबी रीड टेबल, तो कोई भी वो टेबल को रीड कर लेगा जो भी हमने एसक्यूएल में लिखा हुआ है। हमने लिखा रीड डॉट सीएसवी, तो वो उस और पर्टिकुलर पाथ डाल दिया मैंने, तो वो उस पर्टिकुलर सीएसवी फाइल को रीड करेगा जो कि मैं उसमें मेंशन करूंगी, ठीक है। सो और इवन वेब स्क्रैपिंग, हमने वेब से कोई सी वेब पेज से कोई सा डेटा हमारे प्रोग्राम में रीड करवाना है तो हम वो भी कर सकते हैं, ओके। सेविंग आउटपुट, सो हाउ कैन वी डू दैट? हम हमारे कोड को रन करने के बाद हम हमारे आउटपुट सेव कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर यूज में या फिर किसी और को शेयर कर सकें। हम पाइथन में जस्ट प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं और राइट फाइल यूजिंग द ओपन एंड राइट फंक्शंस, ठीक है। कोई भी फाइल को ओपन या राइट करके हम उसका देख लेंगे, जो भी हमारा आउटपुट है वो ऑलरेडी इसमें सेव हो जाएगा। एंड इन वी कैन यूज प्रिंट फंक्शन ऑल्सो, लाइक हमने लिख दिया प्रिंट ए, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, उसने ऐड कर लिया, पर हमें कैसे पता, हमें देखना है हमें सेव हुआ है या नहीं। हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं कि भाई वो प्रिंट भी हो जाएगा, हमें दिख भी जाएगा, सेव भी होगा फॉर फ्यूचर पर्पस। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग रिकॉर्ड्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। हम रिकॉर्ड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? अगेन यू कैन यूज वेरियस टेक्निक्स। कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी वेरिएबल्स है, वो सब आप कोई भी लाइब्रेरी से यूटिलाइज करके, पाइथन ने इतने सारी लाइब्रेरीज दे रखी, कोई भी यूटिलाइज करके वहां से आप कोई भी वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो वंस यू हैव डेटा, you can access specific records and variables using various techniques, जैसे कि हार में आपने इंडेक्सिंग या फिल्टरिंग मेथड से और पाइथन में लाइब्रेरीज यूज करके, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा प्रिपरेशन, ठीक है। डेटा साइंस, एक डेटा को रीड करना, डेटा को प्रिपेयर करना, डेटा को बिल्कुल आखिरी में उसमें कोई ट्रेंड जानना है हमें, तो सबसे पहला उसका प्रोसेस होता है किसी भी डेटा का प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन में क्या होता है कि इस हम यहाँ पे क्या करने वाले, जो भी अलग अलग टेक्निक्स और टूल्स जो कि हम कोई भी डेटा को प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे आगे, उसमें और भी टेस्ट, उसमें और भी टेक्निक्स, उसमें और भी यूजेस लगाने के लिए, ठीक है, प्रोसेसेस, साइंटिफिक मेथड्स जो भी हम हमारे डेटा में यूज कर करके उस डेटा को एक यूजेबल डेटा बना रहे हैं, ठीक है। इट्स एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल रहे हैं, ओके। हम उसे कैसे क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इफेक्टिव एनालिसिस को, उसको अच्छे से हम बाद में एनालाइज कर पाए उसके, ठीक है। लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले इंडेक्स फिल डालना उसमें, ठीक है। तो हम कोई भी डेटा मैनिपुलेशन इंप्रूव, हमें क्या क्या मिलता है? हमें डेटा ऑर्गेनाइज्ड मिलता है, एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, हमें कोई भी डेटा को वापस रिट्राइव करना है, हमें ये ढूंढना है, ये रीड करना है, ये राइट करना है, तो उसका बहुत इजीली एफिशिएंटली हो जाता है बाय यूजिंग इंडेक्स फील्ड। इंडेक्स फील्ड यानी हमने जो भी बनाया उसका एक इंडेक्स लगा देना, ठीक है। हम इसमें देखेंगे कि हम कैसे एक इंडेक्स फील्ड ऐड करते हैं हमारे डेटा में यूजिंग पाइथन, ठीक है। दैट सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, अलग अलग जो भी उसमें और भी चीजें हैं वो इजीली हो पाए ऑपरेशंस। जैसे हमें सॉर्ट करना है किसी को, A to Z सॉर्ट करना है मुझे, मेरे उसको मैंने पूरा सॉर्ट कर दिया, फिल्टर करना है कि मुझे ये वाले नेम से कुछ है, तो ऐसा हम एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यस, हमारा ऑर्गेनाइज डेटा रहता है, जितना अच्छा स्ट्रक्चर्ड और उसका और अच्छा होता है। दिस कैन हेल्प इन बेटर डेटा एनालिसिस, efficient data retrieval as we have discussed now only. Now, how to change misleading field values, ठीक है, to re-express categorical field values using our Python. Uh, eliminating ambiguity, enhancing data interpretation, converting data types, ठीक है। तो हम कैसे मिसलीडिंग फील्ड वैल्यूज यानी जो कि हमारे डेटा को किसी और मिसलीड कर रही है, ठीक है, एक तरीके से। लर्न हम इसमें कैसे करेंगे कि कैसे हम उन मिसलीडिंग वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने यूजर के वे में, ठीक है। इनकंसिस्टेंट फील्ड वैल्यूज जो कि वहां पे होनी नहीं चाहिए और है, ठीक है। हम क्या इंश्योर करते हैं कि डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, ओके। फिर हाउ टू स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिक फील्ड यूजिंग Python, Python, ओके। तो हम कैसे हमारी न्यूमेरिक फील्ड्स को स्टैंडर्डाइज्ड कर सकते हैं? डेटा कंसिस्टेंसी, रिमूविंग बायसेस, कंपेरेबिलिटी अक्रॉस डेटा सेट्स। तो हम 2-3 डेटा सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हम न्यूमेरिक फील्ड्स उसकी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं।
तो डिस्कवर टेक्निक्स टू ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिक वैल्यूज इनटू स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स इनेबलिंग मीनिंगफुल कंपैरिजंस अक्रॉस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अलग अलग डेटा सेट्स को हम मीनिंगफुल कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, रिमूविंग बायसेस, उसमें जो भी गलतियां हैं या बायसेस जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम। ठीक है, न्यूमेरिक फील्ड को स्टैंडर्डाइज करके। कंसिस्टेंसी, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग न्यूमेरिक फील्ड्स ensure a consistent scale for fair comparisons and accurate analysis। अच्छे से एनालिसिस करने के लिए हमें डेटा का कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। हाउ टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स, कोई आउटलायर्स हमारे डेटा में है, हमें कैसे पता चलेगा? अभी हम डेटा प्रिपरेशन स्टेज में, तो हमें यहाँ पे ही निकालना होगा कि कुछ अगर हमारे डेटा को में आउटलायर्स प्रेजेंट है तो हम उसे निकाल दे, कुछ मिसलीडिंग डेटा फील्ड्स है तो उन्हें निकाल दे। सो आउटलायर्स कैसे निकालेंगे? हम कोई भी एनोमलीज उसमें जो आ रही हैं उसे डिटेक्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं? अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स दैट में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट योर एनालिसिस। ठीक है, जो ऐसे डेटा पॉइंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ये डेटा पॉइंट हमारा डेटा है, इसमें एक अलग से एक कोई आउटलायर है, ठीक है, जो कि हमारे डेटा में आ गया है, तो हम इसे डिटेक्ट करके इसे हटा देंगे ताकि हमारे डेटा को अफेक्ट ना करे। ठीक है, और इंटीग्रिटी एश्योरेंस, कि वो सारे डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड और किसी एक बड़े से डेटा फील्ड से ही रिलेटेड है। और ये सब यूज करते हैं हम लोग हैंडलिंग आउटलायर्स में। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इनसाइट्स, स्टैटिस्टिकली भी हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। सो explore the impact of outliers on statistical analysis and learn how to deal with them using advanced Python tools and methodologies. So once again, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में क्या होगा? एक्सप्लोर, देखो, तीन तरीके की डेटा एनालिसिस होती हैं। सबसे पहला हमारा इंटरप्रेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम क्या क्या कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक सीखते हैं हम, जैसे कि बार ग्राफ, चार्ट्स, ठीक है, और हिस्टोग्राम। इन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं, और इट बिकम्स सो इजी टू एनालाइज ऑन बेसिस ऑफ दिस। फिर एक हमारा होता है मीडियन मीन, या तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो हम डेटा का स्प्रेड ऑफ डेटा फाइंड कर लेते हैं कि कितना उसमें वेरिएबिलिटी है, वेरिएंस फाइंड करके, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर रेंज फाइंड करके। ठीक है, मीन मीडियन मोड से हम किसी भी डेटा का एवरेज फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टेक्निक्स में हम इस प्रेजेंटेशन में आगे यही देखेंगे। ओके, सो इधर कंस्ट्रक्टिंग बार ग्राफ्स एंड कॉन्टिजेंसी टेबल्स, हम टेबल्स, बार ग्राफ, चार्ट्स और मतलब बिल्कुल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ एंड ऑल दिस सब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज करना हमारे लिए इजी हो जाता है, और थोड़ा जो भी उसमें आउटलायर्स, जो भी चीजें हम उसको निकाल के और बाकी सब रिमूव कर सकते हैं। बार ग्राफ विद ओवरले, लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट इम्पैक्टफुल बार ग्राफ विद ओवरले यूजिंग पाइथन टू विजुअलाइज एंड कंपेयर कैटेगरी। जो भी कैटेगरी, एक जैसे कैटेगरी में आने वाले डेटा को कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, कॉन्टिजेंसी टेबल्स, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, we discover the power of constructing contingency tables to analyze the relationship। कोई भी कैटेगरी, बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे डेटा सेट्स में, बहुत सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है, उसमें से किन किन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, उन्हें क्या रिलेशनशिप है, उस सब को हम कैसे पता करेंगे, कॉन्टिजेंसी टेबल्स बना के। जैसे कि यहाँ पे कितना अप्रूव हुआ है, 50%, 50%, उसमें से यूज कितना नहीं हुआ है, यूज कितना हुआ है, और टोटल कितना है। ठीक है, टोटल मिला के 100% होना चाहिए। ओके, है वो। हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं विद ओवरले। ठीक है, ओवरले का मतलब है जितना होना चाहिए उसमें और जो भी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए थी उसको बिना इंक्लूड किए भी, और अलग अलग कलर्स का यूज करके हम हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं, ताकि हम हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या नहीं, वो सब इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, बाइंडिंग फॉर प्रिडिक्टिव वैल्यू, हम बाइंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? ताकि हम जो आगे जो वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहे हैं
वो सही है या नहीं, वो हिस्टोग्राम चार्ट्स ये सब देख करके हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती, हर एक साल में 5 बार बढ़ रही है, 5 टाइम्स बढ़ रही है हर साल 5 टाइम, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर में भी इतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, सो हम बाइनिंग कर सकते हैं प्रिडिक्टिव वैल्यू की, हम डिस्कवर कर सकते हैं कि कैसे एडवांस बाइनिंग टेक्निक्स यूज होती है आर पाइथन में हमारी डेटा एनालिसिस में, जो कि हेल्प करती है। हाँ, यहाँ पे हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ईडीए है ना, ईडीए बोलते हैं शॉर्ट, इसमें हम क्या क्या पोटेंशियल्स होते हैं हमें डेटा को एनालाइज करने में, क्या कैसे और कैसे हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टिप्स, to discover valuable tips and best practices for conducting successful exploratory data from data pre-processing to visual storytelling. Challenges and limitations क्या है कि learn about the challenges and limitations of EDA, तो ये सारा हम हमारे कोड में रन करके देखेंगे। रेडी टू डाइव इनटू ईडीएस, तो सबसे पहले हमें ईडीए में जाना है, तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा को हमने कलेक्ट किया, रिलेवेंट एंड रिलेबल डाटा बहुत अलग अलग सोर्सेस है, और इंश्योर किया कि डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो भी एथिकल गाइडलाइंस है वो भी वो फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हमने डेटा क्लीनिंग किया, क्लीनिंग अभी हमने देखा था, तो हमने प्री प्रोसेस किया डेटा को, उसमें मिसिंग वैल्यूज हैंडल की, कुछ आउटलायर्स है तो उसे रिमूव किए, इनकंसिस्टेंसीज है तो उन्हें सही किया, एंड इंश्योर किया कि एक्यूरेट और रिलायबल एनालिसिस हमारी परफॉर्म हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप आती है फिर हमारी अगेन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वाइड रेंज ऑफ ईडीए टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे हमारे डेटा विजुअलाइजेशन में, स्टैटिकल समरीज निकालेंगे, एंड देन कोरिलेट करेंगे एक दूसरी एनालिसिस को, ताकि कुछ हमें गेन हो नॉलेज, है ना, और उस डेटा को हम अंडरस्टैंड कर पाए। फिर unlock the power of data visualization, effective communication, explore how visualization acts in effectively communicating complex finding to various stakeholders and decision makers. So data driven storytelling, स्टनिंग विजुअल्स, अलग अलग स्टनिंग विजुअल्स हम डाल सकते हैं हमारे कैप, ताकि हम हमारे जो डेटा का विजुअलाइजेशन है बहुत इफेक्टिव वे में हो और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी हो। ठीक है, डेटा ड्रिवन स्टोरी टेलिंग, जैसे कि ये देखो फॉलोइंग डेटा में हमने एकदम कंपेलिंग स्टोरीज विद डेटा, स्टोरीज ऐसे कनेक्ट कर दी डेटा के साथ, और उनका अनकवरिंग पैटर्न, उनका क्या ट्रेंड है, कैसे वो चल रहे, धीरे धीरे चल रहे, उसके बाद बढ़ रहे, एकदम से कम हो रहा है, जो भी है, रिलेशनशिप्स, और ये सब डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आते हैं। डिसीजन मेकिंग यानी हम आगे जो भी हम ट्रेंड सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये डिसीजन मेकर में कि क्या ऐसा हो रहा है कि ऐसा इस वाले फील्ड में जाएंगे और इस वाले फील्ड में जाएंगे तो ये यस होगा, और अगर इस वाले फील्ड में जाएंगे और इस वाले में जाएंगे तो नो होगा। सो ये सब डिसीजन मेक कैसे करते हैं हम, कि न्यू डेटा जब एंटर हो तो हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लगाकर हम ऑटोमेटिकली उस फील्ड में भेज दो, और हमारा प्रिडिक्शन गलत ना हो, सही ही हो। ठीक है, तो द पावर ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो डेटा बैक्ड इनसाइट्स, इंप्रूव डेटा क्वालिटी, तो पावर क्या क्या, डिस्कवर हिडन पैटर्न्स, हमें हिडन पैटर्न्स डिस्कवर करने में हेल्प करता है, कि जैसे हमने नॉर्मल डेटा देखा, हमने कुछ भी उसका मीन मीडियन मोड निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो हम जब स्टैटिस्टिकली उस डेटा का विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमें उसके हिडन पैटर्न्स का पता चलता है कि उसके अंदर और क्या क्या ऐसी चीजें थी, वो पैटर्न जो हमें गलती से मिस हो गया। ठीक है, सो हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे जो भी डेटा हमारे पास है। ठीक है, हमें डेटा के बारे में नॉलेज मिलता है कि कैसे क्या चल रहा है, और डेटा की क्वालिटी इंप्रूव भी होती है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट फेज में एंटर होने से पहले हम जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके कोड्स देख लेते हैं। सो हियर, तो अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बेसिक ऑफ, हमने कमेंट आउट देखा था कि कमेंट्स कैसे देते हैं, तो जस्ट बाय यूजिंग हैशटैग्स। ठीक है, हमने हैशटैग यूज किया, और जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो वहां पे फॉल्स आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 लिखा था। ओके, सो नाउ एग्जीक्यूटिंग कमांड्स, कमांड्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, देखो यहाँ पे इंपोर्ट भी करना हमने इधर से सीख लिया, जो नेक्स्ट में भी हमने किया है, कि हमें इंपोर्ट सब प्रोसेस में हम, मैंने कमांड क्या लिखा, जो भी मैंने और कमांड ये लिखा है, सो रिजल्ट क्या आएगा, जो भी उसने सब प्रोसेस में वो कॉल करेगा, और ये अगर शेल में हमारे ट्रू आ गया तो वो रिजल्ट को प्रिंट कर देगा ट्रू। ठीक है, और ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें इंपोर्ट करना है पैकेजेस,
ठीक है। तो इंपोर्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ भी हमें कोई भी लाइब्रेरी से, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ मैथ्स लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है, क्या इंपोर्ट किया मैंने, स्क्वायर मैथ्स लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट करी अपने पाइथन प्रोग्राम में, एंड देन मैंने एक यूजर से इनपुट लिया, फिर मैंने उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाला। तो स्क्वायर रूट ये जो था वो कहाँ पे था, मैथ्स लाइब्रेरी में, ठीक है। नेक्स्ट है कोई भी रिकॉर्ड्स या वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल रीड करते हैं। सो हमने क्या किया, कोई भी डेटा वेरिएबल्स या रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, यानी कि हमें कोई भी डेटा टेक्स्ट फाइल, कोई डेटा सेट फाइल, उन सबको रीड करना है, उन्हें एक्सेस करना है, उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल जस्ट उसको नेम दिया हुआ है, ये फाइल मेरे सिस्टम में प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए वो यहाँ एरर दे रहा है कि फाइल नॉट फाउंड एरर। पर आपके पास जो भी फाइल है आप इसमें पुट करेंगे उसका पाथ, ठीक है, डॉट टेक्स्ट फाइल नाम उसका डालेंगे, एज फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। और उसे हमको रीड करना है, वो आपको रीड करके जो भी उसका डेटा है वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट ऑप्शन दे रखा है, सो इट विल प्रिंट एवरीथिंग। और अगर उसी फाइल में हमें राइट करना है तो वापस उसी डेटा टेक्स्ट फाइल को हमने नाम पुट करना है, यहाँ पे मैंने डेटा डॉट टेक्स्ट डाला है, डब्ल्यू एस फाइल, एंड देन फाइल में क्या राइट कर देगा वो, हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये चेंजेस फाइल में, अगर आप ये चेंज करने के बाद, ठीक है, वापस से आप यहाँ ये ओपन करके प्रिंट डेटा करते हैं, तो अब आपकी फाइल में जो था ऑलरेडी वो तो होगा ही, साथ ही साथ ये हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेविंग आउटपुट। तो आप अपना आउटपुट कैसे सेव कर सकते हैं, तो मैंने लिखा था माय आउटपुट हेलो वर्ल्ड। जो भी आपका, देखो आपने जो भी परफॉर्म किया है यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे तो जो भी आपने यहाँ पे डाला तो उसको आपने प्रिंट करवा लिया, यानी जो आपका आउटपुट आया है इसे सॉल्व करने के बाद उसको आप प्रिंट भी करवा रहे हैं, प्रिंट भी करवा रहे हैं, यानी कि आउटपुट निकाल रहे हैं उसमें से, ठीक है, आउटपुट को सेव कर रहे हैं। देन गेटिंग डेटा इनटू आर पाइथन। तो हमें कोई भी पाइथन मतलब आर में, पाइथन में हमें जब भी डेटा लेना है तो यूजर से, देखो बाय मैंने यहाँ पे क्या किया है, नेम और एज वेरिएबल आप क्या करेंगे, यूजर का इनपुट कंटेन करेंगे, क्योंकि नेम मैंने दिया, मैं इसको रन करूंगी तो मुझे बोलेगा कि नेम, तो हम मैं यूजर इनपुट करूंगी नेम, ठीक है, तो वो अब उसके पास होगा। तो अब जो पाइथन है उसमें किसका डेटा है, यूजर का। अब हम ऐसा ही किसी सीएसवी फाइल से भी रीड करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस विथ ओपन, ओपन क्या करना है मुझे, कोई भी सीएसवी फाइल, तो मैंने उसका नाम यहाँ लिख दिया, जो भी सीएसवी फाइल मुझे ओपन करनी है, और मुझे उसको क्या करना है, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ रीड करना है, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। सो जस्ट मैंने आर लिखा और सीएसवी रीडर ने क्या करा, डॉट रीडर फाइल को रीड कर लिया, और कौन सी रो, मैंने रीडर रो लिख दिया, अपेंड किया, एंड देन इसके पास वो वाला डेटा होगा जो इसने रीड किया है मेरी सीएसवी फाइल से, जो भी मैंने वहां मेंशन कर रखी होगी, ठीक है। डेटा प्रिपरेशन स्टेज पे आते हैं, वहां हम इंडेक्स फील्ड ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे, ऐड इंडेक्स, ठीक है, लिस्ट बनाई मैंने, जो कि आइटम क्या रिटर्न कर रहा है हमें, फॉर आई आइटम अगर ई न्यूमरेट में है तो हमें क्या फर्स्ट एंड स्टार्ट करना है वापस वन से। तो हमने उसका एग्जाम्पल कैसे लिया, एक मैंने आइटम नाम बनाया, ठीक है, मैंने आइटम नाम बनाया एप्पल बनाना और ऑरेंज उसमें है। इंडेक्स्ड आइटम्स क्या किया हमने, ऐड इंडेक्स्ड आइटम्स, ठीक है, और फॉर इंडेक्स आइटम इन इंडेक्स्ड आइटम्स, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स्ड आइटम नाम मैंने इनिशियलाइज किया यहाँ पे, उसमें क्या वो उसने क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है, कौन सा वाला जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये इंडेक्स्ड आइटम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने फंक्शन कॉल करने के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने वैल्यू डाली है आइटम्स, यानी यहाँ पे मुझे लिस्ट डालनी थी, मैंने लिस्ट क्या डाल दिया, आइटम्स। तो मैंने लिस्ट आइटम्स डाली और उसमें क्या करा मैंने कि इंडेक्स, फॉर इंडेक्स आइटम जो कि इंडेक्स आइटम्स में है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला आइटम जो इंडेक्स आइटम ऑब्जेक्ट में है उसे हमें बस प्रिंट करवाना है इंडेक्स डॉट आइटम, तो वो पूरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ओके। हाउ टू चेंज मिसलीडिंग फील्ड वैल्यूज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिसलीडिंग फील्ड वैल्यूज को हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे मुझे मैंने फंक्शन बनाया चेंज मिसलीडिंग वैल्यूज, मेरे को यहाँ पे फाइल नेम डालना है। मैं जब भी मेरा प्रोग्राम रन करूं, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी ना, मैं अपना फाइल बना दूंगी, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, ओपन करना है मुझे, फाइल नेम यहाँ पे डाल दो, जो भी फाइल ओपन करनी है उसका फाइल नेम, रीडर रीड करना है क्योंकि सीएसवी रीडर क्या करेगा, उस फाइल क्या कर लेगा, रीड कर लेगा और उस डेटा सेट का लिस्ट बना देगा। ठीक है, जो भी उसने, देखो उसने क्या लिखा है, जो डॉट रीडर अपन ने यहाँ लिखा था, सीएसवी डॉट रीडर किसके इक्वल था, रीडर के, जो यहाँ डेटा सेट किसका बनता जाएगा, लिस्ट ऑफ रीडर बनता जाएगा। ठीक है, फिर हम ईच रो, उस डेटा सेट की ईच रो को इटरेट करवाएंगे, जैसे फॉर रो इन डेटा सेट, और हम मॉडिफाई कराएंगे स्पेसिफिक फील्ड वैल्यूज, जैसे कि रो 3 में ऑफ था तो ऑन हो जाएगा, इफ रो 3 में फॉल्स था तो हम ट्रू कर देंगे, और ऐसे मोर कंडीशंस और मॉडिफिकेशंस हम ऐड करते जाएंगे, पुट कर देंगे उस फाइल में, इस प्रोग्राम में, जो भी हमें मिसलीडिंग फील्ड वैल्यूज ऐसे लग रही है तो उसे हटाने के लिए। फिर एक डेटा सेट बनाएंगे सीएसवी फाइल का अपडेटेड, जो कि अब न्यू, जो भी हमने इसमें पुट करना है, तो अब उसको राइट चेंजेस जो डालने हैं उसमें, तो हम राइटर का यूज करके सीएसवी डॉट राइटर से फाइल में करवाएंगे, और राइटर डॉट राइटर रोज, जो भी रोज में हमने चेंजेस किए हैं वो डेटा सेट से वो उठा लेगा। ठीक है, एंड जैसे कि चेंज मिसलीडिंग वैल्यूज डेटा डॉट सीएसवी, तो ये डेटा डॉट सीएसवी की जगह क्या आएगा, कोई भी डेटा फाइल। ठीक है, कोई भी सीएसवी फाइल जो आपके सिस्टम में होगी, आप यहाँ पे उसका नेम पुट करोगे, और जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो सबसे पहले वो रीड करेगा, जो जो भी उसमें वैल्यूज हैं वो चेंज करेगा, एंड देन उसमें वो राइट कर देगा। ठीक है, नाउ हाउ टू री एक्सप्रेस कैटेगोरियल फील्ड वैल्यूज यूजिंग आर, तो हम पहले पांडास इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, ये एक पाइथन लाइब्रेरी होती है। ठीक है, ठीक है, जो हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा सेट्स, डेटा फ्रेम्स प्रोवाइड करती है। एंड तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमने एक डेटा बनाया, उसमें अलग अलग कैटेगरी है, तो डेटा में जैसे नेम है उसमें बहुत सारे, फिर एक और कैटेगरी है जेंडर, उसमें अलग अलग है। ठीक है, तो इसका हमने एक डेटा फ्रेम डेटा का बना दिया। देखो ये कि जस्ट हमने डेटा फ्रेम इसका, इस डेटा का डेटा फ्रेम बना दिया। अब हमें क्या करना है, री एक्सप्रेस करना है इसका कैटेगरियल फील्ड। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन बनाया डीएफ री एक्सप्रेस, तो कैटेगरी में डाल दी वैल्यू, तो अगर वैल्यू मेल है तो 1 रिटर्न करना है, अगर वैल्यू फीमेल है तो 2 रिटर्न करना है, और रिटर्न 0, और कुछ भी नहीं है तो हमें रिटर्न 0 करना है। ठीक है, तो अब इसी जो भी मैंने ये बनाया था फंक्शन, इसको मुझे अप्लाई भी तो करना है अपने इस जेंडर कॉलम में। मैंने ये डेटा का दो अलग अलग कैटेगरी बनाया हुआ है कॉलम। ठीक है, तो जस्ट मैं अब उसको क्या करूंगी, अप्लाई करूंगी। ओके, सो मैंने लिखा डीएफ, क्योंकि मैंने ये डेटा फ्रेम बनाया था, डेटा फ्रेम में लिखा जेंडर री एक्सप्रेस्ड इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, डीएफ जेंडर डॉट अप्लाई री, और उसमें अप्लाई क्या कर रहा है हमने, कौन सा फंक्शन, री एक्सप्रेस कैटेगरी। अब हम प्रिंट करवाएंगे रिजल्टिंग डेटा फ्रेम्स, तो देखिए प्रिंट होके आएगा ये अपना। ओके, सो बेसिकली हमारे रिजल्ट में डेटा फ्रेम आएगा प्रिंट होके, हमने फीमेल मेल की वैल्यू में 1 2 रीडिफाइन कर दिया, री एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो जब जब मेल रहेगा हमें 1 दिखेगा, फीमेल में 2 दिखेगा, और कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, सो बेसिकली जॉन 1, जेन 2, जॉन 1, एलाइस 2, ऐसे हमें प्रिंट होके हमारे डेटा सेट्स दिखेंगे। तो हम ऐसे फील्ड्स को री एक्सप्रेस कर देते हैं, जो भी बड़े बड़े नाम है उनको हम इजीली एक्सप्रेस अगर कर सकते हैं एक या दो वैल्यूज में, तो हम उन्हें एक्सप्रेस कर देते हैं वैसी कैटेगरी को। ठीक है, अब हम स्टैंडर्डाइज करेंगे न्यूमेरिक फील्ड्स, तो उसके पहले उसके लिए हमने numpy एज np इंपोर्ट करा है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी पाइथन लाइब्रेरी होती है। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बनाया स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिक फील्ड, तो उसमें हमने डेटा ला, डेटा क्या है, एक अरे है डेटा का। ठीक है, फिर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो मीन निकाला है np डॉट मीन। ठीक है, तो इस फील्ड से हम numpy का ये एक ऑब्जेक्ट है जिससे मैंने मीन कॉल करा और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइज डेटा क्या हो जाएगा, डेटा में से मीन माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्डाइज डेटा को हमने रिटर्न करा दिया। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमने एक न्यूमेरिक फील्ड बनाई 5 10 15 20 25, तो हम आप चाहें इससे अपने ओन न्यूमेरिक फील्ड डेटा से रिप्लेस कर सकते हैं, आपकी जो भी न्यूमेरिक फील्ड, कोई भी आपका डेटा है उसकी जो भी न्यूमेरिक वाली फील्ड होगी, ऐसी वाली फील्ड, ऐसा वाला कॉलम, ऐसा वाला एट्रीब्यूट जिसमें न्यूमेरिक फील्ड्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज है, उससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एंड देन वहां पे स्टैंडर्डाइज वैल्यू आपको लगानी है। तो आपने स्टैंडर्डाइज फील्ड में क्या किया,
स्टैंडर्ड न्यूमेरिक फील्ड को फंक्शन को कॉल करा और उसमें डाल दिया। उसमें जो डेटा था, डेटा हमने अभी बनाया, न्यूमेरिक फील्ड की लिस्ट बनाई है, उसको हमने फिल कर दिया। फिर हमने प्रिंट करवाया ओरिजिनल डेटा, यानी कि अपन ओरिजिनल डेटा क्या है हमारा, न्यूमेरिक फील्ड। और स्टैंडर्डाइज्ड फील्ड क्या है, हमने जो अभी जस्ट फंक्शन जिसमें अप्लाई किया है ताकि हमारा न्यूमेरिक फील्ड स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए। तो देखिए प्रिंट हो गई, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट किया, जो भी डेटा था वो माइनस उसका मीन डिवाइडेड बाय उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये देखिए प्रिंट हो चुका है। नाउ आउटलायर्स कैसे पता करें हमारे पाइथन में, तो इंपोर्ट, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट करेंगे। हमने एक आउटलायर फाइंड आउटलायर्स करके एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने डेटा पुट करना है, क्या मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैटिस्टिक्स से हमने क्या किया, मीन को कॉल कर लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन को कॉल कर लिया, एंड हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाली जो कि होगी 2 × स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, जो कि मान लो स्टैंडर्ड डिविएशन से दो ज्यादा थ्रेशोल्ड वैल्यू आ रही है। और देन आउटलायर्स क्या है हमारा, एक्स फॉर एक्स इन डेटा, इफ जो एक्स है वो एक्स माइनस मीन इज मोर देन थ्रेशोल्ड। अगर मोर देन थ्रेशोल्ड है तो हमें क्या करना है, आउटलायर्स को रिटर्न कराना है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हमने एक डेटा बनाया, ये रहा। ठीक है, 48636 129 जो भी है। फिर इसमें से आउटलायर्स फाइंड करना है। आउटलायर्स यानी कि ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसे डेटा जो कि बहुत हमारे डेटा में आ गए हैं जो पर उससे इंटर रिलेटेड ऐसा कोई दूर का डेटा, हम कैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू को फाइंड करें जो स्टैंडर्ड डिविएशन से काफी दूर। तो हमने आउटलायर किया इसमें, देखिए ये सब आसपास की डेटा थे। आउटलायर कौन था इसमें, 100, जो कि हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम बार ग्राफ से ओवरले, हिस्टोग्राम ओवरले और अलग अलग कॉन्टिजेंसी टेबल्स बना करके हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैथ प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एसपीएलटी हमने इंपोर्ट करवाई। ये भी एक लाइब्रेरी है जो कि हमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हेल्प होती है, बार ग्राफ हिस्टोग्राम से सब ड्रॉ करने में हेल्प होती है। तो हमने कैटेगरी पहले बता दी सैंपल डेटा की, 1 2 3 एंड 4, उसकी वैल्यूज क्या क्या है मैंने लिख दिया। फिर हमें विड्थ, ये नॉर्मल उसमें विड्थ क्या होनी चाहिए, 0.35 मैंने लिख दी बार की। फिगर ax डॉट plt, देखिए ये हमने रन किया तो बार ग्राफ है, तो ओवरले, इसमें ओवरले क्या है, ये जो स्किन कलर में और ये ब्लू कलर में दिख रहा है, तो सेट 1 का ब्लू ब्लू एंड दिस। ठीक है, वैल्यूज इधर है, कैटेगरीज इधर है। ठीक है, पीएलटी यानी कि जो भी है हमारा ऑब्जेक्ट था, डॉट शो। ठीक है, शो मेरा जो मैंने वो बनाया था, शो एक हमारा फंक्शन होता है, मैंने इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से मैंने शो फंक्शन कॉल किया और हमारा बार ग्राफ यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है, एक कॉन्टिजेंसी टेबल बनाई हमने पाइथन की, पाइथन का यूज करके। तो सबसे पहले एक हमने फंक्शन बनाया कंस्ट्रक्ट कॉन्टिजेंसी टेबल, जिसमें डेटा 1 और डेटा 2 आता है और टेबल उसका बनता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अक्रेंस करना है ईच वैल्यू का, कोई भी डेटा 1 में कितना अक्रेंस है उसका डेटा 2 में। तो अगर फॉर वैल्यू इन डेटा 1 इफ वैल्यू इन टेबल वैल्यू 0 प्लस इक्वल्स टू 1 एल्स टेबल वैल्यू इक्वल्स टू 1 0। देखो अगर टेबल में वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या करेगा, जस्ट उसी काउंट में +1 कर देगा। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करी तो उसके साथ वो नेक्स्ट उस वैल्यू का क्या डाल देगा, एक उस वैल्यू का एक अलग नंबर डाल देगा। ठीक है, तो ईच वैल्यू डेटा 1 में और सेम एज इट इज वो क्या करेगा इन डेटा 2, वो करेगा कि अगर हर एक वैल्यू के लिए डेटा 2 में हर एक वैल्यू उसके पास आती जाएगी, वो चेक करेगा कि टेबल में जो वैल्यू है वो ऑलरेडी है, तो उस काउंट में वो +1 कर देगा। जैसे उसने एक 1 था 2 था 3 है, ऑलरेडी 1 है। हाँ ये देखिए हमने डेटा एग्जाम्पल यूसेज में दिखाएंगे हम, एल्स टेबल वैल्यू 0, 1। ठीक है, अब हमने रिटर्न करवा दिया टेबल, हमने डेटा 1 दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड डेटा 2 दिया 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3। तो कॉन्टिजेंसी टेबल हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट कॉन्टिजेंसी टेबल फंक्शन को कॉल किया, उसमें डेटा 1 डेटा 2 ये जो भी हमारे डेटा का हमने लिस्ट बनाया वो हमने डाल दिया एंड देन हमने उसको प्रिंट करवा दिया। तो उसने क्या किया, हमें देखो काउंट करके दिया। उसने पहले वाले डेटा सेट में बोला 3 3, यानी कि 1 कितने थे टोटल, यहाँ पे 3 थे। दूसरे वाली टेबल में भी 1 कितने थे, 3, तो उसने 3 2 सेकेंड 2 जो वैल्यू है, ठीक है, डेटा की जो वैल्यू 2 है वो कितनी बार रिपीटेड हुई है यहाँ पे, 1 2 3। तो जब उसके देखो कैसे इस फंक्शन ने काम किया, जब उसके पास फॉर ईच पहले 1 आया तो उसने 1, अभी एक भी अक्रेंस नहीं था तो +1 उसका एक अक्रेंस लिख लिया।
फिर वापस से 2 आया, तो उसका एक भी occurrence नहीं था, तो वो नीचे गया, उसने 2 का अलग से लिख लिया। 3 आया, उसका एक भी occurrence नहीं था, उसने एल्स वाले में गया। फिर वापस 1 आया, तो वो यहीं पे फुलफिल हो गया कि +1, तो उसने 1 वाले इसमें 2 काउंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके उसने सारे काउंट्स लिख लिए। अब हिस्टोग्राम्स यूजिंग ओवरले कैसे किया हमने? डेटा 1, डेटा मैथ प्लॉट लिव पाइप पीवाई प्लॉट SPLT मैंने अभी जस्ट बताया था, इससे ग्राफ्स ग्राफ्स वगैरह और हम सब कुछ ये सब इसी लाइब्रेरी से यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटा 1 एंड डेटा 2 जो भी है हमारा, हमने यहाँ पे मेंशन किया है, और इसका हमें क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है। हमने इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया हिस्ट डेटा, एंड हमने उसकी रेंज दे दी 1 से 12 तक, अल्फा 0.5 लेबल कर दिया। लेबल क्या चाहिए हमें? डेटा 1 डेटा 2, उसकी हेडिंग मुझे जो भी चाहिए, टाइटल हिस्टोग्राम विद ओवरले। एक्स लेबल यानी एक्स तरफ की लेबल क्या चाहिए? वैल्यू, और वाई तरफ की लेबल क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। तो देखो, लेबल डेटा 1 जो भी था, तो ये डेटा 1, इसके अंदर हिस्टोग्राम के अंदर डेटा 1 जो ब्लू कलर में आया है वो है, डेटा 2 जो स्किन कलर में आया वो है। PLT डॉट शो से मैंने पूरा शो कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल वैल्यू। मुझे देखो, यहाँ पे 1 2 2 3 थी, तो 1 2 2 एंड देन 3। ठीक है, 2 एंड नेक्स्ट डेटा में भी ऐसे ही। ठीक है, तो उसने प्रिंट कर दिया। नाउ हाउ टू परफॉर्म बाइंडिंग, बाइंडिंग कैसे परफॉर्म करते हैं? सो दिस ऑल्सो नीड, मैंने यहाँ पे अपना एक गूगल ड्राइव से पाथ डाला है CSV फाइल का। ठीक है, तो वो उस DF डेटा फ्रेम से मैंने pd.read.csv से इस डेटा को रीड करवाया। मैंने अपना टारगेट वेरिएबल रखा मेरे को जिसमें भी बाइंडिंग करवानी है, एंड देन बाइंडिंग कॉलम, जिस बाइंडिंग कॉलम से उसको, जैसे मेरे बाइंडिंग कॉलम का नाम था डेटा, तो उसको मुझे बाइंडिंग करवाना है। एंड देन मैंने नंबर ऑफ बिन्स उसमें डिफाइन कर दी। फिर ग्रुप वाइज डेटा से वो ग्रुप होता जाएगा, और उसका मीन निकाल के वो बाइंड होता जाएगा। ठीक है, और फिर डेटा परफॉर्म बाइंडिंग में जो भी डेटा फ्रेम है उसमें बाइंड वैल्यूज परफॉर्म होती जाएंगी। ठीक है, जो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि बिन वैल्यू से क्या होती जाएंगी? रिप्लेस होती जाएंगी, और जो वैल्यूज उधर मिसिंग है उसे हम रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, एंड देन एट लास्ट हमने वापस वो डेटा फ्रेम को प्रिंट DF से प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट, ये हमने अभी तक स्टिल जस्ट, so from section 4 we will discuss in our next video. So I hope you understand whatever I said. Thank you.